10th क्लास। यस, अब आप 10th क्लास में आ गए हो एंड इट इज आवर फर्स्ट वीडियो ऑफ 10th क्लास स्टेट बोर्ड। ओके, तो इन दिस वीडियो वी विल स्टडी द चैप्टर वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, मीन्स सिविक्स का चैप्टर लेने वाले हैं हम। और कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में ऑलरेडी आपको बहुत कुछ पता है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की वजह से ही आज हमें राइट्स है। वी हैव राइट्स टू टेक द एजुकेशन, हमें एजुकेशन लेने का राइट्स मिला है। वी हैव राइट्स टू स्पीक फ्रीली, विद सो मेनी राइट्स विच वी गॉट फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन। सो इट इज़ अ वेरी वैल्यूएबल डॉक्यूमेंट्स। ये कैसा है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन? इट इज़ अ वेरी वेरी वैल्यूएबल डॉक्यूमेंट्स। तो पॉलिटिकल साइंस में आप हमेशा पढ़ते रहते हो लोकल गवर्नमेंट, अबाउट द लोकल गवर्नमेंट एंड द गवर्निंग ऑफ द गवर्नमेंट, मीन्स गवर्नमेंट कैसे गवर्न करती है, कैसे वॉच करती है, एंड देन द वैल्यूज एंड द फिलोसॉफी ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है कि गवर्नमेंट को बताता है कि आपको वर्क किस टाइप से करना है। गवर्नमेंट के जो हमारे इंडिया के रिलेशंस है अदर कंट्रीज से, इंटरनेशनल रिलेशंस कैसे होने चाहिए। देन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने बहुत सी चीज़ें ऐसे क्रिएट की है कि जिसकी वजह से आज हम उसका बेनिफिट ले रहे हैं। ओके, तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में बताया गया है, डेमोक्रेटिक बताया गया है, सेक्युलरिज्म बताया गया है, रिपब्लिक बताया गया। आप हमेशा पढ़ते रहते हो, ये सारी चीज़ें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बताई गई है और ये सारी चीज़ें हमारे लिए बहुत वैल्यूएबल है। ओके, तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में टू प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ द सिटीजन, मीन्स सिटीजन के राइट्स को प्रोटेक्ट किया गया है। सिटीजन को इनडायरेक्टली प्रोटेक्ट दिया गया है कि कोई भी किसी को कभी भी, राइट टू फ्रीडम तो है लेकिन कोई भी किसी को कभी भी कुछ नहीं कह सकता है। जो भी कहना है वो एक लिमिट में कहना है, उसके भी रूल्स और रेगुलेशन होते हैं। तो द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज सीन एज द मीन्स थ्रू विच अ प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट सोसाइटी बेस्ड ऑन सोशल जस्टिस और इक्वालिटी, मीन्स इसने सोसाइटी में डेवलपमेंट हो, कंट्री में डेवलपमेंट हो, स्टेट में डेवलपमेंट हो, इस टाइप के प्रोविजन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बनाया गया है और हर किसी को इक्वल राइट्स दिया गया है। तो इस चैप्टर में हम यही पढ़ने वाले हैं कि वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन किस टाइप से वर्क करता है। तो इसमें प्रिंसिपल्स बताए गए हैं, जैसे यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि सबसे ज़्यादा अगर आप देखोगे कि इसमें आप पढ़ोगे डेमोक्रेसी, सोशल जस्टिस एंड जुडिशियल सिस्टम के बारे में पढ़ोगे। मीन्स हम पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को ओवरव्यू करेंगे शॉर्ट में। अगर आप देखा जाए तो कॉन्स्टिट्यूशन इतना बड़ा है कि इट्स नॉट इजी टू अंडरस्टैंड इन वन चैप्टर या 1 ईयर, 1 साल में भी आप इसे समझ नहीं सकोगे। इतना हमारा कॉन्स्टिट्यूशन डिटेल में लिखा गया है, डेप्थ में लिखा गया है। लेकिन इस चैप्टर के थ्रू हम क्या पढ़ने वाले हैं? डेमोक्रेसी, सोशल जस्टिस एंड जुडिशियल सिस्टम। ओके, तो हमने देखा कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है केम इनटू फोर्स ऑन 26 जनवरी 1950। ये फोर्स में कब आया? 26 जनवरी 1950। बट सिंस देन द गवर्नमेंट हैज बीन वर्किंग इन द अकॉर्डिंग्स विद द प्रिंसिपल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन आज भी हमारी जो गवर्नमेंट है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग्स ही वर्क करती है। हमारी गवर्नमेंट अपना खुद का रूल्स नहीं बनाती है, हमारी गवर्नमेंट जो भी करती है वो कॉन्स्टिट्यूशन के तरीके से ही करती है। तो अभी हमने देखा कि इसमें हमें डेमोक्रेसी के बारे में पढ़ना है, सोशल जस्टिस के बारे में पढ़ना है, जुडिशियल सिस्टम के बारे में। तो सबसे पहले हम देखते हैं डेमोक्रेसी। अमंग द डेमोक्रेसी विल स्टडी 4 सब टॉपिक: पॉलिटिकल मैच्योरिटी, राइट टू वोट, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ डेमोक्रेसी एंड राइट टू इंफॉर्मेशन। तो फर्स्ट, पॉलिटिकल मैच्योरिटी। एज वी नोज दैट कि वी हैव राइट्स टू इलेक्ट आवर रिप्रेजेंटेटिव, मीन्स डेमोक्रेसी की डेफिनेशन यही है, डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वेयर द रिप्रेजेंटेटिव इलेक्टेड बाय द पीपल, जहाँ पे लोग क्या करते हैं, अपने रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करके लाते हैं, दैट इज कॉल्ड डेमोक्रेसी। ये हमें पता है, बट इट्स नॉट मियरली इन अ पीस ऑफ पेपर। ये सिर्फ पीस ऑफ पेपर में ही नहीं होनी चाहिए, बट वी हैव टू फॉलो इट, हमें इसको फॉलो करना है। ये क्या होना चाहिए? अप्लाई लाना चाहिए। एक्चुअली में ये प्रैक्टिस में होनी चाहिए कि रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू जो सरकार बनती है तो रिप्रेजेंटेटिव के पास उतने राइट्स होने चाहिए। Once this is done, democracy becomes an integral part of the political life of the society.
अब देखा हमने अकॉर्डिंग टू द इंडियन पीपल हैव द राइट्स टू सिलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव, वो अपने रिप्रेजेंटेटिव को सिलेक्ट करके लाते फॉर पार्लियामेंट, फॉर लेजिस्लेचर असेंबली और लोकल गवर्नमेंट में, एंड होल्डिंग अ फ्री एंड फेयर इलेक्शंस। वहाँ पे क्या होते हैं, फ्री और फेयर इलेक्शन होते हैं। हमने पार्लियामेंट्स के लिए मेंबर्स ला लिए, लेजिस्लेचर असेंबली के लिए मेंबर्स ला लिए, हमारे लोकल गवर्नमेंट्स के लिए मेंबर्स ला लिए, और वो इलेक्शन भी हमारा कैसा हुआ, फ्री एंड फेयर इलेक्शन हुआ। और रेगुलर इंटरवल्स में इलेक्शन होते हैं, एवरी 5 ईयर्स के बाद इलेक्शन होते हैं। तो इसमें क्या बोला गया है कि वो इलेक्शन कब सक्सेसफुल होगा, दैट इलेक्शन विल बी सक्सेसफुल व्हेन इट इज पीपल द पॉलिटिकल प्रोसेस एंड पॉलिटिकल कंपटीशन शोज दैट इंडियन डेमोक्रेसी हैज बिकम सक्सेसफुल टू अ ग्रेड। जब यहाँ पे इंक्रीजिंग पार्टिसिपेशन, जब लोगों का पार्टिसिपेशन ज़्यादा होगा तभी हम कहेंगे कि ये डेमोक्रेसी सक्सेसफुल डेमोक्रेसी है। पॉलिटिकल मैच्योरिटी, लोगों के बीच में पॉलिटिकली मैच्योरिटी आना चाहिए कि वी आर इंडियन, we are the people of Indians and we have the right to give the vote, so it's our responsibility to go there and give their vote। मीन्स लोगों के बीच में मैच्योरिटी आना चाहिए कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमें वोटिंग देना है। तो मैच्योरिटी कब आएगी, जब लोगों को लोग खुश हो गए कि जो गवर्नमेंट है इट्स अ वेरी वेरी नाइस गवर्नमेंट, गुड गवर्नमेंट, ये बहुत अच्छी गवर्नमेंट है, ये गवर्नमेंट ने हमारे लिए बहुत कुछ किया है, तभी लोगों के बीच में ऐसा लगेगा लोगों को, तभी लोग वोटिंग देंगे। व्हेन द इंक्रीजिंग पॉपुलेशन ऑफ द पीपल की जो पॉपुलेशन है बढ़ेगी, किसके लिए, इलेक्शन के लिए, कि वो अपने इलेक्शन वोट देंगे और अपने रिप्रेजेंटेटिव को चूज करके लाएंगे। आफ्टर दैट वी कैन से दैट इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री। कैसी कंट्री है, डेमोक्रेटिक कंट्री। तो डेमोक्रेसी का फर्स्ट हमने देखा कि पॉलिटिकल मैच्योरिटी, लोगों में कैसे आना चाहिए, पॉलिटिकल मैच्योरिटी आना चाहिए, पॉलिटिकल अवेयरनेस आना चाहिए। सेकंड इज राइट टू वोट। ऑलरेडी वी हैव राइट्स टू गिव द वोट, हमारे पास वोटिंग का राइट्स, एंड दैट राइट्स हैज बीन गिवन बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। ये हमें राइट्स किसने दिया, कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन ने राइट्स दिया है, राइट टू वोट। Pre-independence, as we have seen pre-independence, some categories or some people have right to vote, otherwise other people were neglected। जो other people थे उन्हें neglect किया गया था, they were not authority to give the vote, उनको पास authority नहीं थी कि वो वोट दे सके। बट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या किया, ऑल आर इक्वल बिफोर द लॉ, में सभी इक्वल है लॉ के आगे, और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने हर किसी को राइट्स दिया कि यू कैन गिव द वोट, आप वोट दे सकते हैं। बट देयर आर सम एज लिमिट, वहाँ पे कुछ एज लिमिट ही है कि दोज पीपल हु आर एबल टू गिव द वोट और एडल्ट पीपल में दैट टाइम द एज वॉज 21st ईयर, मीन्स कितना 21 ईयर का जो है दैट पीपल हैव राइट टू गिव द वोट। बट आफ्टर सम टाइम्स, कुछ दिनों के बाद वो एज लिमिट में चेंज किया गया और 21 से 18 ईयर्स के लोगों को इन्वॉल्व किया गया। मीन्स 18 ईयर्स एंड अबव द 18 ईयर पीपल हैव राइट टू गिव द वोट। मीन्स यंग जनरेशन को चांस दिया गया कि तुम क्या कर सकते हो, अपने रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करके ला सकते हो। एंड सच प्रोविजन हैव मेड इन इंडिया द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड। और यही जो इंडिया में लाया गया कि 18 ईयर्स के लोगों को अथॉरिटी दी गई, तो इससे इंडिया को वर्ल्ड की बड़ी डेमोक्रेसी कंट्री मानी गई, क्योंकि हमारा इंडिया ही ऐसी कंट्री थी कि जिसको इंडिपेंडेंस के बाद ही हर किसी को राइट टू वोट देना पड़ा। अदरवाइज अदर कंट्री में हम देखते हैं कि लोगों को अपने राइट्स के लिए लड़ना पड़ा। जैसे आपने 9th क्लास में देखा था, फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ था फ्रांस में, थर्ड कैटेगरी के जो लोग थे, थर्ड स्टेट वाले जो लोग थे, उन्हें राइट्स नहीं दिया गया था वोटिंग को, और उनके वोटिंग को राइट्स भी तो सेम वैल्यू नहीं दी गई थी, तो उन्होंने लड़ाई की थी। फिर सऊदी अरेबिया में जो वीमेन थे, वुमेन वर नॉट अलाउड टू गिव द राइट टू वोट, तो वुमेन ने रिवॉल्यूशन किया था अपने राइट वोटिंग के लिए। तो सिर्फ हमारा इंडिया ही था कि जहाँ पे जैसे ही इंडिपेंडेंस हुआ तो हर किसी को राइट्स दिए गए, इसीलिए कहा जाता है कि वर्ल्ड का लार्जेस्ट डेमोक्रेसी में हमारे इंडिया का नाम आता है। Then India has the largest number of voters compared to any, और यहाँ पे अदर कंट्रीज है, डेमोक्रेटिक कंट्री से
कंपेयर करोगे तो हमारे इंडिया में सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट नंबर पे वोटर्स भी आपको देखने को मिलेंगे। दिस चेंज इज नॉट ओनली क्वांटिटी बट द क्वालिटी, लेकिन ये चेंज सिर्फ क्वांटिटी में नहीं हुआ कि इतने लोग वोट दे रहे, तो क्वालिटी में भी हुआ कि लोग अवेयर भी हैं वोटिंग के लिए, वो जानते हैं कि उनके राइट्स क्या है क्योंकि उन्होंने एजुकेशन लिया है। एंड देन बट ऑल्सो क्वालिटेटिव एज न्यू पॉलिटिकल पार्टीज आर इमर्जिंग विद द एक्टिव सपोर्ट ऑफ यंग वोटर्स। और वो क्वालिटी किस में दिखाई दे रही है कि नए नए वोटर्स आ रहे हैं और उन्होंने नई नई पार्टी फॉर्म की गई है, मीन्स दे आर इंटरेस्टिंग इन द पॉलिटिक्स। वो किस में इंटरेस्ट है? पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट है। और इसीलिए हमने इसके पहले ही देखा था कि पॉलिटिकल मैच्योरिटी मीन्स लोगों का पॉपुलेशन वोटिंग के लिए बढ़ना चाहिए, वही बढ़ रहा है, यंग जनरेशन आ रही है और नई नई पार्टी फॉर्म कर रही है। एंड दिस पार्टीज रिप्रेजेंट वेरियस एक्सपेक्टेशन ऑफ पीपल एंड कम्प्लीट इन द पॉलिटिकल स्फीयर। और जो नई पार्टी आ रही, नई पार्टी क्या कर रही है? न्यू पार्टी आर ट्राइंग टू फुलफिल द डिमांड ऑफ द पीपल, फुलफिल द एक्सपेक्टेशन ऑफ द पीपल। और इसके वजह से लोगों का भी पॉलिटिकली इन्वॉल्वमेंट हमें ज़्यादा देखने को मिल रहा है। तो सेकंड में हमने देखा राइट टू वोट, मीन्स किस तरीके से राइट टू वोट लोगों को दिया गया, लोगों को राइट्स वोट देने के बाद लोगों का इन्वॉल्वमेंट पॉलिटिक्स में बढ़ना शुरू हो गया। ओके, तो फर्स्ट देख लिया हमने पॉलिटिकल मैच्योरिटी, सेकंड राइट टू वोट। देन कम टू थर्ड डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ डेमोक्रेसी। डिसेंट्रलाइजेशन मीन्स पावर का डिस्ट्रीब्यूशन, पावर को क्या किया जाता है? डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, दैट इज कॉल्ड डिसेंट्रलाइजेशन। डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर इज सेंट्रल टू डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। ये डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का सेंट्रल है, मीन्स मेन इंपॉर्टेंट दिया गया है डिसेंट्रलाइजेशन को। जब तक के पावर को हम शेयर नहीं करेंगे तब तक के डेमोक्रेसी नहीं कहलाएंगी, क्योंकि अगर पावर एक ही इंसान के हाथ में है तो वो अपने आप को सुपर समझेगा एंड देन he is trying to suppress to other, वो दूसरों को दबाने की कोशिश करेगा। और इसीलिए डिसेंट्रलाइजेशन इज द सेंटर ऑफ द डेमोक्रेसी। डिसेंट्रलाइजेशन कंट्रोल द मिसयूज ऑफ द पावर एंड आल्सो क्रिएट्स अपॉर्चुनिटी फॉर द पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन। ये क्या करता है? मिसयूज, पावर का जो मिसयूज करते हैं उसे कंट्रोल करता है। यदि मुझे लग रहा है कि स्कूल की सारी पावर मेरे हाथ में, तो मैं क्या करूँगी? उस पावर का मिसयूज करूँगी। जैसे हम कहते हैं ना, क्लास में हमें कैप्टन बना देते हैं, कैप्टन को पता होता है कि मैं एक हफ्ते के लिए कैप्टन हूँ, तो उस समय वो अपने पावर को, ऐसा होता है कि वो बहुत पावरफुल हो गया, क्लास में वो पावरफुल है और हो सकता है कि वो अपने पावर का मिसयूज भी करें। हम कहते हैं, टीचर कहते थे कि नाम लिखना, जो बातें कर रहे हैं या अननेसेसरी जो क्लास को डिस्टर्ब कर रहे हैं, तो वो जो रहता है कैप्टन, वो हमेशा हम देखते हैं कि अपने फ्रेंड्स का पार्शलिटी करता है, फ्रेंड्स को बचाने की कोशिश करता है। जो है उसको थोड़ा सा ऐसा लगा कि नहीं, स्टूडेंट्स का नाम लिख लेना चाहिए, तो वो अपने फ्रेंड के जो खिलाफ रहते हैं उनका नाम लिख लेते। जनरली होता है ना, ये सारी चीज़ें होती क्लास में, आपको अच्छी तरह पता है, आप लोग में से भी बहुत लोग ऐसा करते हैं। तो उसने क्या किया? अपने पावर का मिसयूज किया है। अगर वही पावर हमने सब में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया कि नहीं, आप ये कैप्टन हो गए, आप क्लीनलीनेस कैप्टन हो गए, आप स्पोर्ट्स कैप्टन हो गए, आप अदर कल्चरल प्रोग्राम के कैप्टन हो गए, तो इस तरीके से हमने पावर को डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया, तो एवरीवन होल्ड द पावर, हर किसी के पास क्या होगा? पावर होगा और इसकी वजह से मिसयूज नहीं होगा। द डायरेक्टिव प्रिंसिपल फॉर द स्टेट पॉलिसी इंक्लूड द प्रोविजन फॉर डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन। मीन्स डायरेक्टिव प्रिंसिपल दिया गया, स्टेट को पावर्स दिए गए। सबसे पहले तो सेंट्रल पावर मीन्स पूरा गवर्नमेंट का, पूरा वर्ल्ड का पावर जिसके पास होता है सर, वो सेंट्रल पावर। फिर वो सेंट्रल जो है वो क्या करती है? अपने पावर स्टेट को डिवाइड करती है, फिर स्टेट क्या करता है? अपने पावर लोकल गवर्नमेंट को डिवाइड करता है, ताकि यहाँ पे कोई किसी को भी नहीं लगे कि आई एम वन मैन आर्मी, मेरे पास ही पावर है। और वो सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को दबाने की कोशिश नहीं करता है, स्टेट गवर्नमेंट लोकल गवर्नमेंट को कभी दबाने की, क्योंकि एवरीवन होल्ड द पावर, हर किसी के पास। जैसे स्टेट लेवल पे कुछ अगर प्रोसीजर है, स्टेट लेवल पे कोई हमें क्या करना है कि हमें कोई डिसीजन लेना है तो स्टेट गवर्नमेंट लेगी, सेंट्रल लेवल पे कोई डिसीजन लेना है सेंट्रल गवर्नमेंट लेगी, और लोकल लेवल पे जो डिसीजन लेना है लोकल गवर्नमेंट लेगी। इस पे दे आर नॉट डिपेंड टू ईच अदर, वो एक में के ऊपर डिपेंड नहीं रहते हैं। और इसकी वजह से जो होता है डेमोक्रेसी स्मूथली चलती है और बहुत अच्छी तरह चलती है, क्योंकि हर किसी के पास पावर है। अब जिसके पास पावर नहीं होगी उसे लगता है कि मैं तो डेमोक्रेसी कंट्री में हूँ ही नहीं, क्योंकि मेरे पास पावर ही नहीं है, तो काय की डेमोक्रेटिक है। तो इसी तरीके से बताओ
जेन्युइन डेमोक्रेटिक गवर्नेंस और रियलिटी मीन्स लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को भी इसने जीनियस बनाया है, क्योंकि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के पास भी खुद के पावर होते हैं। अब जैसे हमें लेना है विलेज लेवल पे, विलेज लेवल का अगर प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करना है तो हम सीधा स्टेट लेवल के मिनिस्टर के पास नहीं जा सकते या सेंट्रल लेवल के मिनिस्टर के पास नहीं जा सकते। तो जो लोकल लेवल का जो रिप्रेजेंटेटिव होगा वही हमारी प्रॉब्लम अच्छी तरह समझ सकता है और वही हमारे प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर सकता है। इसीलिए पावर को इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है। 10th का जो CBSE है उसमें दिया गया है सिविक्स का फर्स्ट चैप्टर। अगर आपको अपना नॉलेज इंक्रीज करना है तो यू कैन रीड दैट चैप्टर, द पावर शेयरिंग। पावर शेयरिंग कैसे किस टाइप से हमारे इंडिया में की गई है। आफ्टर इंडिपेंडेंस सेवरल अटेम्प्ट्स वर मेड टुवर्ड डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन। भी जब से इंडिपेंडेंस हुआ तब से डिसेंट्रलाइजेशन किस तरीके से होगा इस पर बहुत सी कोशिश की गई। एंड वन सच इम्पॉर्टेंट अटेम्प्ट इज दैट 73rd एंड द 74th अमेंडमेंट टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और एक एक्शन लिया गया कि 73rd और 74th जो अमेंडमेंट है उसमें कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल्स है उसमें अमेंडमेंट किया गया, चेंजेस किए गए, विच गेव अ कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस टू लोकल गवर्नमेंट सेल्फ गवर्नमेंट। जिसने क्या किया, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को भी स्टेटस दिया, उसका खुद का एक प्लेस दिया कि वो भी कुछ कर सकता है, इंस्टीट्यूशन एंड ऑल्सो इंक्रीज देयर पावर। मीन्स लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशन को पावर दिया, उनके पावर को बढ़ाया 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स में अमेंडमेंट करके। तो इस तरीके से देखा हमने डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ डेमोक्रेसी। है तो जितना आप बोले उतना कम है इस टॉपिक पे। डिसेंट्रलाइजेशन से आपको समझना है पावर डिस्ट्रीब्यूशन। व्हेन वी शेयर द पावर between the different organs, that time we can say that is a decentralization। जब पावर का अलग अलग ऑर्गन्स में डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है उसी को कहा जाता है डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ डेमोक्रेसी। नेक्स्ट इज राइट टू इंफॉर्मेशन। वी हैव राइट टू कलेक्ट द इंफॉर्मेशन। हमारे पास राइट है कि हम इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर सकते हैं। एंड सिटीजन एम्पावरमेंट इज द मोस्ट इसेंशियल कंडीशन ऑफ अ डेमोक्रेसी। इस डेमोक्रेसी की सबसे बड़ी इसेंशियल कंडीशन क्या है कि सिटीजन एम्पावरमेंट। सिटीजन के पास क्या होना चाहिए, पावर होनी चाहिए। एंड इट इज नेसेसरी टू क्रिएट अपॉर्चुनिटी फॉर द सिटीजन पार्टिसिपेशन एंड इंटर रिलेटेड टू ईच अदर विद द गवर्नमेंट एंड द पीपल। ये बहुत डेमोक्रेसी का सबसे बड़ा इसेंशियल पार्ट होना चाहिए कि सिटीजन के पास पावर होने चाहिए, सिटीजन के पास अथॉरिटी होनी चाहिए कि वो हर डिस्कशन में पार्टिसिपेशन ले सके और इंटरेक्शन हो सके उसका गवर्नमेंट के साथ। गवर्नमेंट और लोगों का इंटरेक्शन बहुत जरूरी होता है किसमें, राइट टू इंफॉर्मेशन में, मिस डेमोक्रेसी कंट्री में। और उसके बाद पीपल का ये राइट होता है कि वो गवर्नमेंट से इंफॉर्मेशन गैदर कर सके, इंफॉर्मेशन ले सके। और गवर्नमेंट भी दैट टाइम इज अकाउंटेबल और आंसरेबल टू द पीपल। उस समय गवर्नमेंट को भी आंसरेबल होना चाहिए, अकाउंटेबल होना चाहिए गवर्नमेंट को कि उसने लोगों को आंसर करना चाहिए कि हमने ये एक्शन उठाया तो क्यों उठाया। जैसे हमने देखा था नरेंद्र मोदी ने क्या किया था, डिमोनेटाइजेशन किया था। तो उस समय उनके पास आंसर होना चाहिए। इट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द सिटीजन टू आस्क द क्वेश्चन टू द गवर्नमेंट एंड इट्स द ड्यूटी ऑफ द गवर्नमेंट टू गिव द आंसर ऑफ द पब्लिक। पब्लिक को, सिटीजन को आंसर देना ये गवर्नमेंट का काम होता है। अब जैसे जैसे गवर्नमेंट और लोगों के बीच में जैसे जैसे रिलेशन अच्छे होते हैं वैसे वैसे इनके बीच में ट्रस्ट होता है, विश्वास होता है। लोग गवर्नमेंट के ऊपर विश्वास करती है कि हमारी गवर्नमेंट कभी गलत नहीं करती और जो भी करती हमारे साथ डिस्कशन करके करती है। सो the government of India gave the right to information to the citizen of India to ensure transparency and accountability। में ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए, उसमें चेंज होना चाहिए। इंफॉर्मेशन अगर कुछ लग रही है लोगों को कि नहीं ये जो आपने डिसीजन लिया इट्स नॉट फेयर फॉर द पीपल दैट टाइम इट्स अ ट्रांसफर, वहाँ पे क्या होना चाहिए, देयर शुड बी अ ट्रांसपेरेंसी। मीन्स उसको चेंज करने का भी प्रोविजन गवर्नमेंट के पास होने चाहिए। एंड देन राइट टू इंफॉर्मेशन हैज मेड द गवर्नमेंट मोर ट्रांसपेरेंट एंड हैड रिड्यूस द एलिमेंट ऑफ सीक्रेसी इन द वर्किंग ऑफ द गवर्नमेंट। मीन्स राइट टू इंफॉर्मेशन ने क्या किया गया है, गवर्नमेंट को बहुत ट्रांसपेरेंसी दी गई है क्योंकि गवर्नमेंट को पता है कि लोगों के पास राइट टू इंफॉर्मेशन है तो लोग कभी भी आकर हमें क्वेश्चन कर सकते हैं। और उतना ही गवर्नमेंट की जो सीक्रेसी है वो
भी राइट टू इंफॉर्मेशन की वजह से रिड्यूस हो चुकी है, क्योंकि गवर्नमेंट अभी कुछ भी सीक्रेट नहीं रख सकता है, क्योंकि गवर्नमेंट को पता है कि लोग कभी भी आकर गवर्नमेंट को क्वेश्चन कर सकते हैं, एंड दैट टाइम गवर्नमेंट शुड बी अकाउंटेबल। Sorry. After the year 2000, the whole approach toward democratic reform has changed. 2000 के बाद तो डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स किए गए, उसमें बहुत से चेंज लाए गए। डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स आर कंसिडर एज राइट ऑफ सिटीजन। किस टाइप का रिफॉर्म्स किया गया? राइट ऑफ सिटीजन, सिटीजन के को राइट्स दिए गए। अकॉर्डिंग टू सिटीजन इन इंडिया हैव गॉट राइट टू इंफॉर्मेशन, मीन राइट टू सिटीजन में ही राइट टू इंफॉर्मेशन दिया गया उनको, मीन्स राइट टू सिटीजन ये प्रोविजन दिया गया, और राइट टू सिटीजन के अंदर में ही आता है राइट टू इंफॉर्मेशन, मीन्स इंफॉर्मेशन लेने का उनको अधिकार दिया गया। राइट टू एजुकेशन, राइट टू फूड सिक्योरिटी, ये सारे इसके अंदर में दिए गए राइट टू सिटीजन। मीन्स जो राइट टू सिटीजन प्रोविजन लोगों को दिया गया, उसके अंदर क्या क्या राइट्स आ गए? राइट टू इंफॉर्मेशन, राइट टू एजुकेशन, राइट टू फूड सिक्योरिटी। दिस राइट्स हैव स्ट्रेंथन्ड डेमोक्रेसी इन इंडिया, और यही राइट्स की वजह से इंडिया की जो डेमोक्रेसी है वो बढ़ती गई। इंडिया के लोगों को लगने लगा कि सच में हम डेमोक्रेसी कंट्री में रह रहे हैं, बिकॉज वी हैव टू राइट टू इंफॉर्मेशन, राइट टू एजुकेशन एंड राइट टू फूड सिक्योरिटी। मीन्स इस तरीके से हमने देखा है डेमोक्रेसी। कब कहेंगे हम वो कंट्री में डेमोक्रेसी का विक्ट्री है? जब वहाँ पे पॉलिटिकल मैच्योरिटी होगी, when there is a right to vote and decentralization of democracy, and the last is right to information. In this way we have completed our first topic. Then we will meet to our next video with our new subtopic, and in that video we will study the social justice and equality. Thank you very much.